नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंडित भातखंडे द्वारा रचित स्वरलिपि पद्धति के बारे में। पंडित भातखंडे बहुत बड़े शास्त्रकार हुए हैं। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, स्वरलिपि पद्धति इजाद की है। इसके अलावा वे एक गायक भी हैं। उन्होंने संगीत की तालीम ली थी। उन्होंने संगीत पर गहन शोध किया और उसके परिणाम स्वरूप उनके जो कार्य हैं वो आज हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। तो उन्होंने जो स्वरलिपि पद्धति इजाद की है उसके क्या नियम हैं, किस तरह से लिखा जाता है, और उत्तर भारतीय संगीत में अधिकतर या कहिए बहुतायत में भातखंडे पद्धति ही स्वरलिपि के रूप में काम में ली जाती है। वैसे तो पलुस्कर पद्धति भी प्रचलित है, पर वो बहुत कम क्षेत्र में प्रचलित है। अधिकांश क्षेत्र में भातखंडे स्वरलिपि पद्धति ही काम में ली जाती है। तो देखिए, इसका पहला जो नियम है वो है, जिन स्वरों के नीचे और ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं। देखिए, ये बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई हैं बोलकर। अभी आप देखेंगे कि ये जो बातें हैं ये इस पद्धति के आधार पर कही या समझाई जाती हैं संगीत विद्यार्थियों को। शुद्ध स्वर के ऊपर या नीचे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है। कोमल स्वर अगर होता है तो उसके नीचे आड़ी रेखा खींच दी जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। रे के नीचे, ग के नीचे, ध के नीचे, नी के नीचे। इसके अलावा तीव्र जो स्वर हैं उसकी पहचान के लिए उसके ऊपर सीधी रेखा खींची जाती है, खड़ी लकीर जो वो उस स्वर के ऊपर खींची जाती है। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में तीव्र मध्यम मतलब मध्यम ही एक ऐसा स्वर है जो तीव्र होता है, और बाकी जो चार स्वर हैं रे ग ध नि वो कोमल होते हैं। इसके बाद बारी आती है मंद्र सप्तक के जो स्वर हैं उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है, और तार सप्तक के जो स्वर हैं उसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। देखिए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये चर्चा हमने पिछले लेक्चर में की है। अगर आपने वीडियो देखा होगा, सुना होगा, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं आ रही है तो आपको पहले वो वीडियो देखना पड़ेगा। मध्य सप्तक जो उसके पूर्व में मंद्र सप्तक है और उसके पश्चात तार सप्तक है। मध्य सप्तक के जो स्वर हैं उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है, क्योंकि मध्य सप्तक में शुद्ध स्वर प्रयुक्त हैं। शुद्ध स्वर हैं उनके नीचे किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। मध्य सप्तक के जो स्वर हैं उसमें भी किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है। कोमल स्वरों के नीचे आड़ी रेखा है। तीव्र स्वर के लिए ऊपर खड़ी रेखा है। मंद्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे बिंदी लगाई जाती है, और तार सप्तक के लिए स्वर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। इसके बाद बारी आती है किसी शब्द को एक मात्रा से अधिक मात्रा बढ़ाकर गाने के लिए, तो उसके लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो है अवग्रह। अवग्रह को एस, देखिए आप, स्मॉल एस जो बनाते हैं हम उस तरह से लिखा जाता है। ये अवग्रह का चिन्ह है। हमें किसी शब्द को जितनी मात्रा आगे बढ़ाना है उसके आगे इस तरह से अवग्रह का चिन्ह लगाया जाएगा। इसके बाद बारी आती है स्वर की। तो जो स्वर बढ़ाया जाता है उसके लिए आगे डैश, ये या फिर ये आड़ी लकीर जो है, जिसे माइनस का चिन्ह भी हम कह सकते हैं, ये जो चिन्ह है डैश वाला, इससे स्वर के आगे लगाने पर, मतलब कि स्वर एक मात्रा या दो मात्रा जितना भी वो डैश बनाया जाएगा, वो स्वर उतनी मात्रा आगे तक गाया जाएगा या बजाया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि स्वर बढ़ाने के लिए डैश या आड़ी रेखा का प्रयोग हो रहा है, और शब्द बढ़ाने के लिए अवग्रह यानी एस जो बना हुआ है उसका प्रयोग हो रहा है। इसके बाद बारी आती है एक साथ एक मात्रा में कई स्वरों को गाने बजाने के लिए
चिन्ह का, कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे ये चीज़ भी मैंने आपको बताई है पहले लेक्चर में, दुगुन चौगुन जब करते हैं तो किस तरह से तालबद्ध किया जाता है स्वरों को, तो उसके लिए प्रयोग होता है ये अर्धचंद्राकार चिन्ह का। ये अर्धचंद्राकार जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है कई स्वरों को एक मात्रा में जब गाया या बजाया जाता है, उसे लिखने के लिए, दर्शाने के लिए इस तरह से प्रयुक्त किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प म ग, प म ग के नीचे अगर ये अर्धचंद्राकार चिन्ह बना हुआ है, या फिर आगे जैसे कि आप ये अपने ब्रैकेट जो बनाते हैं उस तरह का जो हिस्सा बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 स्वर या ये 4 स्वर एक ही मात्रा में गाए जाएंगे, अलग अलग नहीं गाए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है स्वर के ऊपर इस तरह का चिन्ह अगर बना है, जैसा कि अर्धचंद्राकार चिन्ह नीचे बना है, तो वो कई स्वरों को एक मात्रा में निबद्ध करने के लिए बताया गया है। लेकिन यही चिन्ह अगर ऊपर स्वर के ऊपर बना है तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस स्वर से जिस स्वर तक इस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ तक उस स्वर की मीड ली जाएगी। मीड का मतलब क्या होता है, देखिए मीड जो है उसका मतलब है कि बिना आवाज़ को तोड़े, स्वर को तोड़े, एक कहिए निरंतरता के साथ में लगाव जो है कि म से, जैसे म पर ध्वनि लिखा है, अब म और नी के ऊपर ये चिन्ह बना हुआ है, तो मध्यम से निषाद तक जो हम लगाव करेंगे उसमें कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, वो एक निरंतरता के साथ उच्चारण होना चाहिए। तो ये जो चिन्ह है इसे कहते हैं मींड का चिन्ह। मींड का मतलब ही यही होता है कि हमें बिना आवाज़ को तोड़े, बिना आवाज़ को ब्रेक किए, जिस स्वर के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है उस स्वर से उस अगले स्वर तक बिना आवाज़ को तोड़े उच्चारण करना है या गाना है या बजाना है। इसके बाद बारी आती है, यदि किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब हुआ। उसका मतलब है यदि किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर लिखा है तो वो उस स्वर का कर्ण स्वर है। मुख्य स्वर नीचे लिखा है और ऊपर जो स्वर लिखा है वो कर्ण स्वर कहलाएगा। यानी कि जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, प लिखा है, प के ऊपर ग लिखा है, तो प तो मुख्य स्वर है और ग जो है वो कर्ण स्वर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जब प स्वर गाना है या बजाना है तो ग का कर्ण लेते हुए, मतलब कि ग को जरा छूते हुए प पे आना है। ठीक है। इसके बाद है स्वर कोष्ठक में बंद जब होता है तो उसे किस प्रकार गाया बजाना चाहिए। तो कोष्ठक में जो स्वर बंद होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, प जो है प को कोष्ठक में बंद किया हुआ है, यानी कि ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, अब ब्रैकेट के प जो ब्रैकेट में लिखा है उसके आगे लिखा है ध प म प, ये इसका कहिए कि फुल फॉर्म है और प जो ब्रैकेट में है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप इस तरह से समझिए इस बात को, प जो ब्रैकेट में लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म है और उसकी फुल फॉर्म अगर हम कहेंगे तो वो होगी ध प म प। अब वो किस बेस पे, किस नियम पर आधारित है वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्वर ब्रैकेट में या कोष्ठक में बंद है उसके पहले उसके ऊपर वाला स्वर यानी उसके आगे वाला स्वर, फिर जो ब्रैकेट में है स्वर वो लिखा जाएगा, फिर उस स्वर के नीचे वाला स्वर लिखा जाएगा और पुनः ब्रैकेट में जो स्वर है वो लिखा जाएगा। तो देखिए प जब लिखा है तो प के आगे क्या आता है, ध, तो ध लिखा है, फिर पुनः जो ब्रैकेट में लिखा हुआ स्वर है तो लिखा है प, फिर उसके नीचे ब्रैकेट के नीचे वाला स्वर तो आएगा, प से पहले क्या आता है, म, तो म लिखा गया है, और पुनः ब्रैकेट में लिखा हुआ स्वर यानी कि प, तो ध प म प, ये इसका नियम है। और अक्सर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनमें ये चीज़ अक्सर पूछ ली जाती है।
तो इस बात का आप ध्यान रखिए, वहाँ प की जगह रे भी लिखा हो सकता है, ग भी लिखा हो सकता है, नी भी लिखा हो सकता है, लेकिन नियम यही अप्लाई होगा, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। ब्रैकेट में जो स्वर है उसके ऊपर वाला स्वर, फिर वही स्वर, फिर उसके नीचे वाला स्वर और फिर वही स्वर। सिंपल सी बात है। आप जिस सीढ़ी पर खड़े हैं पहले ऊपर वाली सीढ़ी पर जाएंगे, फिर पुनः अपनी सीढ़ी पर लौट आएंगे, फिर नीचे वाली सीढ़ी पर जाएंगे और पुनः अपनी सीढ़ी पर लौट आएंगे। इसके बाद बारी आती है सम की, सम दिखाने की। सम देखिए, कहते हैं ताल की जो पहली मात्रा है उसे सम कहा जाता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। और इस सम को दिखाने के लिए लिखने के समय, स्वरलिपि के समय, लिखने के समय कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, वो है क्रॉस का चिन्ह। देखिए ये यहाँ थोड़ा सा मिटा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये क्रॉस का चिन्ह है। जो गुणा का जो चिन्ह होता है वो सम दिखाने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में, हिंदुस्तानी भारतीय शास्त्रीय संगीत में गुणा का जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, क्रॉस का जो चिन्ह है उसका। खाली दिखाने के लिए शून्य का प्रयोग किया जाता है। शून्य ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट में शून्य लिखना है, वो आपको सिर्फ स्पेसिफाई करने के लिए बताया गया है कि खाली के लिए शून्य का प्रयोग होगा, शून्य के चिन्ह का, और सम दिखाने के लिए क्रॉस के चिन्ह का प्रयोग होगा। अब चूंकि पहली ताली को हम सम कहते हैं तो उसके बाद वाली तालियों को किस तरह लिखा जाएगा, तो उसके बाद जो तालियां होंगी तो उसके लिए 2, 3, 4 इस तरह से संख्याएं आगे जोड़ दी जाती हैं। ये आपको जब ताल लिखना सिखाया जाएगा तब आपको समझ में आएगा। वाद्य में जो स्वरों को आंदोलित करने की प्रक्रिया है उसे जमजमा कहते हैं। देखिए जब गायन करने वाले जो लोग हैं वो स्वर को आंदोलित करते हैं तो वो गमक कहलाती है, गमक का एक प्रकार, आंदोलित गमक। और वाद्य में जब स्वर को आंदोलित किया जाता है, जो प्रक्रिया है उसे जमजमा कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे जब 2 बिंदी लगी होती हैं तो वो स्वर अति मंद्र सप्तक का स्वर होगा, और ऊपर अगर 2 बिंदी लगी है तो वो स्वर अति तार सप्तक का स्वर होगा। देखिए एक जब बिंदी थी तो स्वर के नीचे तो मंद्र सप्तक, और अगर 2 बिंदी हुई तो अति मंद्र सप्तक। इसी तरह स्वर के ऊपर 1 बिंदी है तो तार सप्तक, और 2 बिंदी है तो अति तार सप्तक। इसके बाद ये जो फूल का निशान बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि उस एक मात्रा आपको चुप रहना है, मतलब कि खामोश रहना है, पॉज देना है। और जहाँ कोमा का निशान होता है वहाँ पर हमें एक मात्रा ठहरना होता है, या वहाँ पर एक हमें हल्का पॉज देना होता है। ठीक है, तो ये हुए भातखंडे जी के द्वारा बनाई गई स्वरलिपि पद्धति के कुछ नियम। इन्हीं के आधार पर हम जब स्वर रचना लिखते हैं तो इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, और अगर चिन्ह गलत हो जाए तो उसका मायना बदल जाता है, और मायना बदलने पर वो पूरी रचना का ही कहिए कि स्वरूप बदल जाएगा। तो इसलिए इन बातों का विशेष महत्व है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।